आज तहसील के सामने जो धरना दिया गया है वो किस बाबत दिया गया है और क्या वजह रही, क्या नहीं हुई और बार बार किसानों को धरने देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसके लिए हम अपने साथी, सबसे पहले मैं साथी है जो सतवीर भाई अखिल भारतीय किसान समिति यूनियन से, मैं इनसे पूछना चाहूँगा भाई आज किस चीज़ के ऊपर यह धरना दिया गया और क्यों दिया गया और क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए जी, आज ये धरना जो दिया गया है ये हमारे 9 गांव का करीब 2022 का मंजूर शुदा मुआवजा जो 16 करोड़ 85 लाख रुपए है वो तुरंत प्रभाव से हमारे किसानों के खाते में डाला जाए। दूसरा जो है नहरों में 2 सप्ताह पानी दिया जाए, क्योंकि हमने फसल जो बो रखी है नहरों खेतों में वो 2 सप्ताह की बो रखी है, और यदि सरकार हमें 1 सप्ताह पानी देगी तो हमारी फसल बर्बाद होने का भी खतरा है, सूखने का खतरा है। पहले की जो सरकारें थी यदि डैम में पानी कम होता था तो पहले सूचना देती थी। ये भाजपा सरकार का किसानों के प्रति दुश्मनों जैसा व्यवहार है कि वो ना सूचना देती है और एकदम से डैम में पानी कम बता देती है, और कुछ इलाकों में अपने चहेते मंत्रियों के इलाकों में पानी वो 2 सप्ताह भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सतीर भाई कि जो किसान 3 कानून है तो पहले बर्बाद करना था सरकार ने, ये वो नीचे दूसरी साइड से बर्बाद करने लग रही है। वो हर तरह से वो डीपी नहीं उपलब्ध करवा रहे, वो यूरिया उपलब्ध नहीं करवा रहे, वो हमारे को फसल बेचने के भी लाइन में लगना पड़ता है और ख़रीदारी करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो ये और भी हमारी इसके अलावा मांग है, जो हमारे आदमपुर तहसील के 7-8 गाँव में सेमगढ़ इलाका है वहाँ पर कच्ची ड्रेन, छोटी ड्रेन बनाई जाए और उसको मेन ड्रेन से जोड़ा जाए, और सेमगढ़ जो ज़मीन है उसका 30,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष का मुआवजा दिया जाए। हमारे यहाँ तहसील में और ज़िला भर में पटवारियों की नहरी और कल्ट्री बड़ी भारी समस्या है। वो जब तक स्थायी भर्ती सरकार नहीं करती अस्थायी कल्ट्री और नहरी पटवारी भर्ती कराई जाए। और गाँव में जो तालाब है हमारे, वहाँ हमारे पशु बीमार हो रहे हैं। गाँव की गंदी नलियों को पानी जो तालाबों में जाता है उसको बंद किया जाए, स्वच्छ तालाब बनाए जाएँ, नकली बीज खाद दवाइयों पर रोक लगाई जाए। हमारी ये तहसील 2 आंगन बारिश होने के बाद में यहाँ गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ जाता है, इसका फौरी तौर पर समाधान किया जाए। इसी तरह की लोकल मांगों को हमने आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए, जंगली सूरों पर रोक एक बात आपने बीच में कही जो भाई स्थायी समाधान है जोड़िया करे जा, तो आप पर का साथी भाई ने बताया था किसान ने भाई आना टाइम में इंडो इजराइल तकनीक आओगी और वोड़ा जो जोड़ सफाई का नाम पर ठेके भी खोले जाएंगे, मच्छी पालन भी खोले जाएंगे, और वोड़ा जो ओयो रूम है जिनमें वेश्यावर्ती कुकरे करो चाहिए। भैया ये स्कीम सरकार ले आने वाली है, आप बरका भाई ने बताई थी। ये हमारी जो वो ज़मीन है गांव में शामलाती ज़मीन को भी हड़पना चाहते हैं, हमारे तालाबों को भी हड़पना चाहते हैं, और इस पर तो हमने आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। गांव के तालाबों में जो है अब एक गांव जो बड़े गांव है ना, सदरपुर होया, कालरामन होया, उनमें तो एक मेडिकल चलता है पशुओं का। आज से हम जब बच्चे थे देखा करते, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ बड़े भी, वो कोई गांव पशुओं को कोई दवाई देते नहीं थे। तुम्बे तांबे कोई देसी दवाई दे दी, छोटी मोटी कोई खराबी होती। अब तो इतने डॉक्टर हो रहे हैं पशुओं के, इतने आदमियाँ भी हो रहे हैं। तो इसमें मुख्य समस्या है ये मछली पालन है, उसमें तरह तरह का डंगा डालते हैं। और गांव का जो पहले पानी जो जाता था ना गलियों का, वो तो बरसात का पानी जाता था, अब वो हर रोज़ गंदा पानी, साबुन का पानी और हर तरह का पानी जाता है। तो इस पर तो हमने एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब है वो पहले तो गंदगी फैलाओ और फिर रोक लिया और फिर उसका इलाज दे। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। तो चट भी उनकी पट भी उनकी, ये सारा कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसा ही कर रहे हैं। बड़े बड़े हवाई अड्डे, त्रिवेंद्रम का हवाई अड्डा, लखनऊ का हवाई अड्डा जो सरकार चौधरी चरण सिंह के नाम पे था, त्रिवेंद्रम का हवाई अड्डा बहुत व्यस्त है। केंद्र सरकार ने उसकी बोली लगाई, केंद्र सरकार लेना चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं दिया। त्रिवेंद्र हुए अपना लखनऊ का चौधरी चरण सिंह के नाम पर हवाई अड्डा वो बेचे, नए हवाई अड्डे बना रहे, और पुराने हवाई अड्डे अपने दोस्तों को कौड़ियों के भाव दे रहे। अब नया यूरिया कारखाना कह रहे उत्तरी भारत में लगाएंगे। पानीपत का कारखाना बंद होने की सूचना आपके पास कभी भी आ सकती है। यानी वो उजाड़, वो कौड़ियों के दाम पर अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ये आपकी बातें तो स्पष्ट हो, मैंने न्यू लगा है भाई। इसका मतलब जो रोड तो इन्होंने बेच दिए, इस कंपनी का रोड हो गया, स्टॉल का रेलवे लाइन भी बेच दी। ये तो इसका मतलब गाँव के काम बिकेंगे, क्योंकि गाँव में की जो ज़मीन है वह सारी बैंकों में पड़ी है और पीछा बढ़ने का कोई किसी तरह है। सरकार ने तो पूरा प्लान बना रखा है, खेती की ज़मीन हड़पने का भी, हमारे रोज़गार छीनने का भी, स्थायी रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं। आज जब हरियाणा की जनसंख्या 1 करोड़ थी, देश के अंदर अपने हरियाणा के अंदर 4 लाख कर्मचारी थे, हमने उनकी सेवाएं करी, उनके आंदोलनों में भाग लिया आज से 25 साल पहले। आज हमारे हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है तो 12 लाख कर्मचारी होने चाहिए थे।
आज केवल 2 लाख पक्के कर्मचारी है, यानी आबादी के हिसाब से तो आज 6-7 पक्के कर्मचारी और भर्ती करने चाहिए। ये हर तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को, सब चीज़ों को बेचना चाहती है। जो काम जनता करती थी, जैसे मेले लगाना, मंदिर बनाना, वो काम लोग करते थे। आज सरकार जो अपने काम है, जो स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, रोजगार का है, खेती को उन्नत बनाने का, वो काम छोड़ करके ये धार्मिक कामों में लगी हुई है, जो कि हमेशा जनता करती रही है। धार्मिक काम आप भी करते हैं, अपने गाँव में मंदिर है, सब वो करते हैं लोग। भाई इनका तो काम वोट लेना है धार्मिक का नाम ये पर। लोगों को धर्म के नाम पर किसान से किसान को लड़ाना चाहते हैं, मजदूर को मजदूर से लड़ाना चाहते हैं, नौजवान को नौजवान से लड़ाना चाहते हैं, कर्मचारी को कर्मचारी से लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि सभी धर्मों में किसान, मजदूर, कर्मचारी और नौजवान होते हैं। वो आपस में उनको लड़ा करके भी एकता ना करें, तो ये तो आने वाले समय में हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए, हमारी अपनी आज़ादी बचाने के लिए, अपनी नहरों को बचाने, नहरों में एक पानी की बोतल नहीं बढ़ने देगी आने वाले समय में। ये चलो बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर भाई। बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं थोड़ी सी बात एक बार अनिल भाई था और कर लियो एक बार। लो अनिल भाई, आपने एक बीच में बात कही थी बहुत बड़ी, मैंने सुतरी लागी भाई, नस्ल और फसल। या नस्ल और फसल क्या चीज़ है, मैं पूछना चाहूँ आपसे। नस्ल तो जैसे हम खड़े हैं भाई साहब, आप खड़े हो, हाँ हाँ, और अपनी जनरेशन है जो पीछे अपने जो नई है पैदा हो रही है, हाँ हाँ, वो नस्ल है जी। फसल है जिसको हमने भी बोया है, हमारे बुजुर्गों ने भी बोया है, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी अगर ये सुरक्षित बची तो वो बोएंगे, उसे फसल कहते हैं हमारे यहाँ। तो मैं आपका थोड़ा सा मैं भाव थोड़ा समझने लग रहा हूँ अनिल भाई, आपकी गहराई है जो दुख की बहुत ज़्यादा है। और उसने मैंने समझूँ भाई, जो गांव में जो खेत के बीज होया कर दे, जो खेत के बीज होया कर दे, वे भी खत्म हो गए भाई। जमींदार द्वारा आपका बीज नहीं बचा, तड़का जुकर यह देसी कपास का बीज था, उदवाया करता अपना शक्तिवर्धक आया, क्या नाम था इसका, पायोगा जो, हाँ देसी कपास, बिट्टी का, हाँ जो कपास का बीज था, वो 2-3 साल तक मिलन को लग रहा। तो और भी बीज ये बंद कर सके है अपने तो बीज का कोई साधन नहीं। गाँव में तो झोटे खाकर के बीज खत्म हो गए, और आदमियों के भी बीज खत्म हो गए, उनके टापर भी IVF सेंटर पे टिक्के दरवाने लगे। तो वो अपने कुकर बचाना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है भाई। आप जो आप बीज कर रहे हो देसी कपास का RJ8 है, KR64 है, सुपर सीड की जो ये आई थी, चल रही थी अपनी, पहले देसी कपास होती थी और देसी नरमा होया करता, जो आप बिजाई किया करते, अच्छी फसल होया करती है। अपने जिम्मेदारों में अपने हल्के के अंदर, अपना हल्का है जो हरियाणा के अंदर है, अपने हल्के के हिसाब से अच्छा उत्पादन होता है कॉटन का। यहाँ से लगते हुए आगे ठेठ गंगानगर तक चले जाओ, कॉटन की भरमार होती है यहाँ। अब ये जो बीटी जो ये विदेशी जो बीज आया लेके आई है सरकार हिंदुस्तान की, ये जमींदार को मारने के लिए लेके आई है। हमारे यहीं में नज़दीक बता दूं, आदमपुर तहसील है मेरी, और ये जो गांव है इस नज़दीक पड़ता है हमारे हल्के का और तहसील का सदरपुर गांव। यहाँ कृषि ज्ञान केंद्र खोला हुआ है, जहाँ कम से कम 4 डॉक्टर बैठते हैं, साइंटिस्ट, जिसकी तनख्वाह कम से कम 2-2 लाख रुपए पर डॉक्टर की, 8 लाख रुपए पर महीने मंथ के हिसाब से खर्च हो रहे हैं सरकार के। और अलग से भी जो खर्चा लगता है, चौकीदार का है, नंबरदार का है, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है और है कलर का, वो अलग से है, पर करोड़ों में वो खर्चा बैठ रहा है पर मंथ के हिसाब से। पर वहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है हमारे हल्के के किसानों के लिए, न ही कोई ऐसा खोज हुआ ताकि हमारे किसान अपनी फसल को नए तरीके से बीज सके और आने वाले टाइम के लिए उस बीज को सुरक्षित रख सके और अच्छा वजन और भाव मिल सके। तो इसका मतलब मैं यह समझूं भाई, सरकार ने ये भी है, जो जितने डिपार्टमेंट नौकर लोग हैं, ये अपनी नौकरी तय मान लो गुस्ताखी करने लग रहे हैं, तो अपन इन्होंने टैक्स भी देना बंद करना पड़ेगा। जब ये ड्यूटी पूरी नहीं निभाने लग रहे तो उनका काम क्या रह गया भाई। एक रियल में ईमानदार ऑफिसर का कहना है, सच्चाई हकीकत है भाई, अगर एक अफसर, एक कर्मचारी जो टाइम होता है ड्यूटी का, जितना शेड्यूल होता है उसका, उसके आधार पर अगर वो सर्विस करे और उसी आधार पर उसका जो काम है, जो खोज करता हो, चाहे किसी कलर की हो, चाहे कोई भी सेक्रेटरी हो, कुछ किसी भी प्रकार का चाहे वो कर्मचारी हो, अगर उस आधार पर वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से काम करेगा तो उसको पड़ता नहीं पड़ेगा। उसकी गृहस्थी जीवन
और उसके खुद के शरीर के जो है अंग है वो जवाब देने के लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नया एजेंडा तैयार किया है, कम टाइम के अंदर दूना काम, मतलब नीचे से मेज के नीचे से चोरी करना और जनता का पैसा लूटना और अपने घर को बढ़ावा देना। तो इसका मैं लूट की व्यवस्था नाम टैक्स को, हाँ, खुले तौर पे आप कह सकते हो, लिख भी सकते हो। ये लूट की व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। 100 में से 2% में अफसर को छोड़ के 98% इस बात में इन्वॉल्व है और लोगों को, पीड़ित को और पीड़ित मजबूर किया जा रहा है वो पीड़ित होता रहे और आपको आने वाले टाइम के लिए खुद के उसके प्रशासन और शासन के लोगों का खजाना बढ़ता रहे और गरीब और मजदूर जनता है वो ऐसे ही रोडों पे रेंगती और तड़पती रहे। तो मैं एक बात और बीच में आई थी भाई, गांव में जो लोग कुछ ये कहा भाई आपका खातर 4, 5, 10 लाख लोग हो, आपका खातर एक काम हो रहा, जगह चुनी जाएगी और आप बोले जाइयो, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। लेकिन मैं थोड़ा उसके बारे में यह पूछना चाहूँ, 8-10 लाख इकट्ठे हुए बाद में तो प्रधानमंत्री ने झुका दिया था, इकट्ठे हुए फिर तो आपके छोटा दे 8-10 लाख लोगों ने इकट्ठा हुआ, पूरा देश योग किया। जो आंदोलन के मैं एक मेरे इतिहास के दौर की एक उन्होंने थोड़ा सा संदेश दो जो इसी बदतर टिप्पणी करने ला रहे हैं, इस तरीके की मानसिकता जो रखते हैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, ये आंदोलन जो चला था उस आंदोलन के लग में पूरे पीरियड के दौरान 13 महीनों के पीरियड के दौरान कम से कम वहाँ लगभग 35 करोड़ जनता थी, हिंदुस्तान के किसान और मजदूर थे वहाँ। 5-7 लाख तो वो लोग अपनी एक मन की इच्छा पूरी करने के लिए एक घोषणा कर रहे हैं। भी इतने लोग हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि और मजदूरी करने वाले लोग हैं, लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी से न डरेंगे, न हमें डराने की कोई कोशिश कर सकता है। एक बार ही बात कही थी भाई, कोई ये टुचमुचिए लोग हैं जो यूँ कहते हैं भाई हमें डिपार्टमेंट भाई यो काम करवा दिया, यो करवा दिया, ये पीछे लेके तो करवा दे है। लेकिन आपने कहा था भाई जो खूंटा ठोक के बात करवा सके है वह सबसे बड़ी बात है, उसने एक बार थोड़ा दोबारा बताओ भाई। पीछा ठोकने की और खूंटा ठोक की बात ये है जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने चाहिए वो हल्के वाइज का इकाई के हिसाब से, तहसील वाइज जो थाना हो, चाहे कचहरी हो, कोर्ट जो कोर्ट रूम है जो तहसील है, चाहे हॉस्पिटल हो, डॉक्टर की पर्ची हो, चाहे ओपीडी का काम हो, बहुत से ऐसे दलाल बने फिर रहे हैं जो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। वो उनके से नीचे मेज के नीचे से पैसे लेते हैं और उनका छोटा मोटा काम करवाना है, वो काम पूरा फिर भी नहीं होता, वो पीड़ित ही रहता है, रियल में काम नहीं होता। पर वो एक उसका खजाने को खींचने का काम करता है, जो वो अपने बच्चों के लिए 20 नुओं की कमाई इकट्ठी करता है, उसमें खोचने का काम कर रहा है। और अगर अफसर रियल में अफसर है और सामने वाला हकीकत में रियल में पीड़ित है, जिस बात को लेकर अपनी आवाज़ उठाएगा तो मजबूती से आवाज़ उठेगी। उसे डराने वाला कोई नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए और किसी के धमकाने से डरने का काम ना करे, मजबूती से अपना पक्ष रखे, आपका काम सफल होगा। एक आपने बड़ी बात कही थी भाई, जब बाहर ना निकलोगे, मैं 2020 के बाद में निकला था और इतने दिनों में सारे जाने लगे, तो इसका मतलब हर एक आदमी जो आपकी मजबूती पकड़े तो उसने सारे डिपार्टमेंट जानने लग जाएंगे, लेकिन आपके पैर सच्चे रखने पड़ेंगे उसने। सबसे बड़ी बात यह ईमानदारी के साथ खड़ा होना होगा जनता के बीच के अंदर और ईमानदारी से काम करना होगा, जनता का काम करवाना होगा और काम को समझना होगा। लोग जानेंगे भी, पहचानेंगे भी और याद भी रखेंगे और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएंगे भी। और वो अगर लोग संघर्ष करेंगे उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेर अकेला ही मैदान में उतरता है। गिद्दड़ों की फौज लेके गिद्दड़ आते हैं ताकि उनको डर होता है पीछे से कोई वार न कर दे, शेर को ये डर नहीं लगता। शेर अकेला अपने काम करने वाले के लिए बड़े अच्छे तरीके से काम करवाता है और उससे लोग सामने बैठे वाले अफसर को और प्रशासन और शासन के लोगों को भी भय होता है। चलो एक बात लास्ट और बताइए अनिल भाई साहब, बार बार जमींदार एक कम और बार बार धरना पे आना, को एक कम और जमींदार से धरना पाने लगे तो खेत में काम कुकर करेंगे, तो बार बार इन्हें धरना उरा ना धरना पड़ा पाना। और यूँ मान के चलो जो गुलाम लोग हैं सामने जो आप धरना धरांगे तो मालिक की कोई बात नहीं रहती, तो इसके खातर आप आगे क्या रणनीति तैयार कर सका? आगे की तो ये रणनीति है, अब किसानों के अंदर और मजदूरों के अंदर एक आवाज़ प्रदान की जाएगी, जिस आवाज़ से एक बार बड़ी संगठन को दोबारा से मजबूती के तौर पे एक बड़ा जनसभा होगी, उसके अंदर नई रणनीति को विस्तार से बताया जाएगा और उस तरीके से किसान और मजदूर अपने आने वाले टाइम के लिए जो फैसले लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, अपने एजेंडे के तौर पे उनको मनवाने का काम करेगी और यहाँ की जनता
यहाँ के मजदूर और यहाँ के किसान और यहाँ के बेरोजगार युवा आने वाले टाइम में इकट्ठा होकर एक बड़ा आंदोलन करने को जा रहे हैं। उसको उसकी टाइम और तिथि और निर्धारित समय बता दिया जाएगा। एक आज तहसीलदार बात कहो था भाई, कई डिपार्टमेंट में देखा है, बार बार कोई भी हो बात हुआ जमींदार पे घेड़ा के, मान लिया आम जनता पे ये बात घेड़ा है भाई यो रिश्वत देवा है। अरे रिश्वत लेवा जदे तो देवा, तो इसका मतलब पहले हुए किन रिश्वत लेना चाहिए, उन्होंने बताओ भी रिश्वत दोगे तो ये काम तो खोट तो ये होगा, अपना डिपार्टमेंट का तो ये नहीं बताऊँ ला रहे बात है। वो तो ऐसा है, अपने किसान क्या होते हैं कि किसान अपने किसान है ना, ये भोली कौम है। मजदूर और किसान एकदम भोली कौम है। इनको ये छोटे से धमकाने से डर जाते हैं। इनके परिवार के पीछे क्या होता है, बच्चे हैं, परिवार है, पशु है, खेती है, उसके भय से इन्हें ये लगता है भाई अपना काम 150 जो भी जितना मांग रहा है रिश्वत का उसको दे के करवा ले, या आगे आने वाले टाइम में ये करेगा नहीं। अगर वो उस मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है, वहीं आगे वाले अफसर से ये पूछता है क्यों भाई ये काम मेरा क्यों नहीं करके दे रहा, तो ये वाजिब है मेरा काम और आपके अंडर में ये काम करना पड़ेगा, तो अफसर को काम करना पड़ेगा। मेरी जनता को समझना होगा, मेरे गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को, मेरी भोली भाली जनता है जो हिंदुस्तान की, इसको आगे के लिए खड़ा होना होगा और समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं लास्ट में पूछना चाहूँ भाई, आप प्रधान हो आदमपुर कमेटी की तरफ से, तो आप अपना नंबर और नाम जारी करें, जो किसी भाई को ज़रूरत पड़े तो आधी रात में उनके साथ में खड़े उसको। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का अपना मंडी आदमपुर तहसील का प्रधान हूँ। मेरा नाम अनिल बेंदा। नंबर है जी मेरे 9728404618 97 284 04618। किसी भाई को कोई भी पीड़ित मजबूर किसान, कर्मचारी, व्यापारी अगर किसी ने उसके साथ अन्याय कर रखा है तो मैं उसे न्याय दिलाने के लिए 24 आवर्स 24 घंटा उसके साथ मिलूँगा। मेरे से संपर्क कर सकता है। होना सच्चा और ईमानदार चाहिए। 20 नुओं की कमाई करके खाने वाला लोगों के साथ हूँ मैं, उन लोगों का शौक करने वाला आदमी हूँ। चोर जार और बेईमान लोग मेरे पास फ़ोन न करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई आपके लिए।